नमस्कार, वीजा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा गुड़। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं वीजा लाइव में वीजा एक्सपर्ट के साथ आपकी वीजा संबंधी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इससे पहले मैं अपने एक्सपर्ट से मुलाकात करवाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है जिसे आप कॉल कर हमसे अपनी वीजा संबंधी कोई भी परेशानी है उसका सॉल्यूशन हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हूं, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है प्रदीप बालियान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि वेस्टर्न ओवरसीज से हैं। तो इससे पहले हमारे जो कॉलर्स का वो तांता लगना स्टार्ट हो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आज ऑस्ट्रेलिया में एक नया रूल आया है SSVF, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कब से वो लागू होने जा रहा है और क्या कुछ है वो? जी देखिए, SSVF है सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क, जो कि 1 जुलाई 2016 से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या कि अभी पहले चल रहा था SVP और वो 30 जून को वो खत्म हो जाएगा। SSVF स्टार्ट होगा 1 जुलाई से। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे कॉलेजेस को कैटेगराइज किया जाएगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। उसी हिसाब से सारे कंट्रीज को भी कैटेगराइज किया जाएगा कि जिस भी कंट्री से बच्चे जा रहे हो 12 साल का पूरा 12 महीने का पूरा स्टैटिक डाटा उठाएंगे, उसके हिसाब से देखेंगे कि इसकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कॉलेज की कैटेगरी एज वेल एज कंट्री की कैटेगरी। और सबसे बड़ी बात है कि फंडिंग को लेके भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। अभी तक क्या होता था, जो SVP था उसमें सिर्फ एंड सिर्फ कॉलेज के एंड तक फंड्स जाते थे, एम्बेसी में नहीं जाते थे। अब जब SVF जो स्टार्ट होगा उसमें फंड्स एम्बेसी के पास भी जाएंगे। इसके अलावा आइल्स की रिक्वायरमेंट को भी लेके है, इसके अलावा फंडिंग को लेके भी है। फंडिंग भी 3 महीने पुरानी होगी और क्या नाम है, यूनिवर्सिटीज की साथ साथ इसके आज की डेट में एम्बेसी भी इसको चेक करेगी। दैट इज SSVF। जी, साथ ही साथ मैं अगला प्रश्न ये पूछना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स की परसेंटेज को किस हिसाब से देखा जाए? क्या कॉलेज कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए? क्या कॉलेज डिसाइड करते हैं या क्या कुछ होता है? देखिए, अभी तक तो कॉलेज के हाथ में था, अब एम्बेसी ने भी ये चीजें स्टार्ट कर दी है कि जो बच्चा रीजनल बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, उसको 65% मार्क्स मिनिमम उसके होने चाहिए और मेजर 4 सब्जेक्ट्स में उसके 65% होने चाहिए। अगर बच्चा CBSE बोर्ड से है तो और ICSE बोर्ड से तो 60% उसके मार्क्स होने चाहिए और मेजर सब्जेक्ट्स में भी 60% है। मीन्स लाइक सपोज करो एक बच्चा CBSE बोर्ड से है और उसके इंग्लिश में मतलब मेजर सब्जेक्ट्स सपोज करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश है, और इसके अलावा उसके पास फिजिकल एजुकेशन और दूसरा कोई म्यूजिक का भी सब्जेक्ट्स है, तो उसने फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक में कोई 80-90 नंबर लेके अगर परसेंटेज बनाई तो वो नहीं चलेगा। उसके इंग्लिश में देखे जाएंगे परसेंटेज कितनी है, उसकी फिजिक्स में कितनी % है, उसकी मैथ में कितनी है, उसकी केमिस्ट्री में कितनी है। अगर केमिस्ट्री और मैथ में परसेंटेज कम होगी तो उसका नहीं होगा। ओवरऑल 60%, बट मेजर सब्जेक्ट्स मैटर करेंगे कि मैटर इसमें 60% से मिनिमम कम से जो हमारी केमिस्ट्री है, मैथ्स और डेफिनेटली, तो इनको ज्यादा हम मेजर वे से देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि वैसे आप अभी मेरे को आपने थोड़ा सा बातचीत से शुरू होने से पहले मेरे को आपने बताया था कि वेस्टर्न ओवरसीज के जो है आप वर्कशॉप लगाने जा रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कहाँ कहाँ आपकी जो वर्कशॉप्स है वो लगने वाली है। मैं प्रश्न बाद में पूछूंगी। जी, मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम प्रदीप बालन है, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। 2004 से मैं इस बिजनेस में हूँ। आज की डेट में मेरे 6 ऑफिस हैं जो कि चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में है। और हम आइल्स के साथ साथ स्टडी वीजा में भी अपने आप को एक अच्छे लेवल पर मानते हैं। अगर आइल्स की बात करें तो गुड न्यूज है, क्योंकि आइल्स एक मैंडेटरी है। अगर हम नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं, नॉन इंग्लिश कंट्री से अगर हमें एक इंग्लिश कंट्री में जाना है तो आइल्स मदर टंग नहीं है, तो आइल्स मैंडेटरी है। तो हम आइल्स को लेके भी बड़े लेवल पे है, एज वेल एज स्टडी वीजा को लेके भी। तो आइल्स में हमने 25, 26 और 27 तारीख को आइल्स वर्कशॉप रखी है। 25 तारीख को ये अंबाला सिटी में सुबह 10 बजे, 26 तारीख को ये करनाल ऑफिस में है जो कि बस स्टैंड के बैक साइड में है मेरा जो ऑफिस है। इसके अलावा जो चंडीगढ़ में 27 तारीख को, और मेरा चंडीगढ़ का ऑफिस सेक्टर 17C में SU 6870। मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, जो बच्चा ये 2 हावर्स का जो वर्कशॉप लगाएगा तो उसकी इस बात की श्योरिटी है कि एक बच्चे का बैंड स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इसमें IDP और ब्रिटिश काउंसिल की ट्रेन फैकल्टी होंगी जो स्टूडेंट्स को टिप्स एंड स्ट्रेटजी देंगी अबाउट द आइल्स, अबाउट रीडिंग मॉड्यूल, अबाउट राइटिंग मॉड्यूल, अबाउट स्पीकिंग, अबाउट लिसनिंग। अगर आप कहीं से भी आप आइल्स कर रहे हैं या आइल्स करने की सोच रहे हैं या आप बार अटेम्प्ट करने के बाद भी आपका आइल्स स्कोर नहीं आ रहा है, तो प्लीज एक बार ये आइल्स की वर्कशॉप जरूर लगाइए। 25, 26 और 27। 25 को अंबाला सिटी, 26 को ये करनाल में और 27 को ये चंडीगढ़ में है। इस बात की श्योरिटी है, अगर आप ये 2 हावर्स की क्लास लगाते हैं तो आप जहां पे भी आज की डेट में खड़े हैं उससे 1-2 बैंड ऊपर जरूर जाएंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 7 बैंड है तो प्लीज आइए। अगर आपकी 8 की रिक्वायरमेंट है तो भी आइए। अगर आपके 5 आ रहे हैं, 5 से आपने 6 पे जाना है तो भी प्लीज ये क्लास जरूर लगाइए।
प्रदीप जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि आमतौर पर हम कैसे सुनते हैं कि किसी बच्चे ने आईलेट्स किया है, उसके बाद जो उसकी जो कंपनी होती है जो करवा रही होती है, तो उनके दौरान वो कहते हैं कि हमें धोखाधड़ी के केसेस सामने आते हैं, तो किस किस चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए? क्या जी देखिए, मैं आपका प्रश्न मैं उत्तर जवाब जानना चाहूंगी, लेकिन एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जी क्या नाम है आपका? स्वागत है आपका। मेरा नाम हरप्रीत है जी। जी हरप्रीत जी, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ जी, हाँ जी, मैं कनाडा के बारे में पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं स्टूडेंट वीजा के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी पिछले साल ही +2 की है जी, ठीक है जी। और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो क्या है, कैसे, मतलब क्या है रिक्वायरमेंट? हरप्रीत जी, आपने +2 कब की है? हाँ जी, पिछले साल की है जी, पिछले साल 2015 में। हाँ जी, हाँ जी। हरप्रीत जी, अब इसे काम के चक्कर में क्यों घुस गए भैया? आपका रिसेंट प्रोफाइल है, आप आइल्स करिए, आप आइल्स करिए। ठीक है। आपकी पहले मुझे बताएंगे कि आपकी परसेंटेज कितनी है और कौन सा बोर्ड है? मेरा पंजाब स्कूल एडमिशन बोर्ड है और 73% है मेरे। ओके, सब्जेक्ट कौन से हैं आपके पास? आर्ट्स। आर्ट्स। और सब्जेक्ट्स के नाम बताएंगे मुझे आर्ट्स में? हिंदी, पंजाबी, मैथमेटिक्स और बिजनेस। सर बिजनेस मेरे ख्याल से आर्ट्स में नहीं आता है, फिर भी एनीवे मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो आपको 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड लेने होंगे। 6 बैंड नो लेस देन 5.5। सितंबर इनटेक है, आप अपनी जल्दी से जल्दी आप आइल्स करिए और उसके बाद आप मिलिए आके। आइल्स भी करना चाहते हैं तो हमारी ये फ्री आइल्स मास्टर क्लास चल रही है, इसमें आके आप असेस कर सकते हैं हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे आप इसको करोगे। तो सितंबर इनटेक है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड आपको लेने होंगे। 50% आपको मिनिमम चाहिए, बट आपके 73% है। इट्स गुड, नो प्रॉब्लम, आपका एडमिशन हो जाएगा और आपका हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म और आपके जो मेजर सब्जेक्ट उस हिसाब से आपको स्पेशलाइजेशन किसी और सब्जेक्ट में मिल सकती है। जी। कोई और क्वेश्चन हरप्रीत तो आपका? मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया है फोन जो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये दिखता नजर आ रहा है कि हरप्रीत को जो अपनी परसेंटेज तो उनकी अच्छी है, लेकिन सब्जेक्ट उनके किस हिसाब से है? सब्जेक्ट उसके आर्ट्स के। देखिए कनाडा में सबसे पहले यही चीज देखी जाती है कि वो टेक्निकल कोर्सेज की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आर्ट वाला बच्चा है तो उसको भी बड़े सोच समझ के वीजा लगते हैं, बट बड़ी सोच समझ के। प्रदीप जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। जी दोस्त, क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। क्या नाम है आपका? दीवान चंद। हाँ जी, दीवान चंद जी। जी प्रश्न पूछिए अपना। मैडम, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ जी ਤੇ जी जी बोलिए सर, बोलिए दीवान मैम, वॉल्यूम घट कर दे थोड़ी जी। मैम, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂड्स चाहिए ਉਹਦੇ ਲਈ? देखिए, बच्चे की +2 है या ग्रेजुएशन है, क्या किया हुआ है? +2 करने के बाद आईलेट्स किया। +2 है जी। ओके, पहली बात तो उसको आइल्स कराओ। 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड उसको लेने होंगे। अगर हम खर्चे की बात करें, एक्सपेंस की बात करें, तो जो ट्यूशन फीस होती है वो $10,000 से लेके $15,000 है अप्रोक्स। मतलब अगर हम बात करें इंडियन रुपीज में 5 लाख से लेके 7-8 लाख रुपए तक फीस होती है। उसमें से आपको 6 महीने की फीस एडवांस कॉलेज को देनी होगी, दैट इज अराउंड 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए तक। इसके अलावा आपको जो जीआईसी है, जो लिविंग कॉस्ट है, वो आपको स्टूडेंट के अकाउंट में वहां पे नोवा स्कोशिया बैंक में या आईसीआई बैंक में ट्रांसफर करनी होगी। इसको जीआईसी बोलते हैं। $10,200 स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, जो कि बच्चे को वहां जाके वापस मिल जाएंगे। पहले महीने $2,000 मिलेंगे और रेस्ट हर महीने उसको $667 $667 पर मंथ मिलते रहेंगे। तो कहने की बात है तकरीबन 8 लाख से लेके 9 लाख रुपए तक बच्चे का खर्चा आ जाएगा जाने का। जी प्रदीप जी, साथ ही साथ इन्होंने ये भी प्रश्न किया था कि कनाडा जाने के लिए कितने बैंड होने जरूरी होते हैं? 6 बैंड, मैं पहले बता चुका हूँ। 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड उसको लेने होंगे। जी, तो बिल्कुल अभी हमारी कुछ देर पहले बातचीत चल रही थी कि जो काफी लोग जो होते हैं वो धोखाधड़ी के केसेस में फंस जाते हैं, तो इस दौरान क्या करना है, किस किस चीजों का ध्यान रखना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन? देखिए, जो हमारी इंडस्ट्री है ये हाई वॉल्यूम बिजनेस है। इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। स्टूडेंट्स को बहुत अवेयर होना पड़ेगा। मार्केट में इतने फ्रॉड कंसल्टेंट बैठे हैं, जैसे बरसात में आपने मेंढक देखे ना, ऐसे ये लोग निकलते हैं। तो मतलब इस फील्ड में मैंने आकर देखा है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है 70% लोग जी बगैर नॉलेज के बैठे हैं। आपने देखा होगा 2009 और 8 और 6 में जैसे प्रॉपर्टी में उछाल आया था ना, हर एक बंदा कह रहा था मैं तेरा प्लॉट बिकवा दूंगा, मैं तेरी प्रॉपर्टी बिकवा दूंगा। वही बात, अगर किसी को कोई भी काम नहीं आता तो वो बोलता है कि मैं तेरा स्टडी वीजा मैं लगवा दूंगा, तेरे वीजा मैं लगवा दूंगा, तेरे को मैं बाहर भेज दूंगा। तो स्टूडेंट्स को देखना होगा कि जो बच्चा बाहर जाना चाहता है उसको एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट लेना होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। ये जो बिजनेस है ये
टोटली ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, जैसे शीशे में आर पार दिखाई देता है बिल्कुल। ऐसे ये बिजनेस है। बच्चे को समझना होगा हर चीज अवेलेबल है वेबसाइट्स पे। अगर बच्चे ने कनाडा जाना है, कनाडा की वेबसाइट है। अगर बच्चे ने कॉलेज जाना है तो कॉलेज की वेबसाइट है, उस पर सारी चीज मेंशन है कि ट्यूशन फीस कितनी है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, एप्लीकेशन फीस लगेगी या नहीं लगेगी। अच्छा, एम्बेसीज के सारी रूल एंड रेगुलेशन एम्बेसी की साइट्स पे है। इसके अलावा आप जिस कंसल्टेंट्स के पास जा रहे हैं तो उसकी भी वेबसाइट्स है, उसका भी आप फीडबैक ले सकते हो कि जिस कंसल्टेंट्स के आप जा रहे हो वो क्वालिफाइड है या नहीं है, उसने ऑलरेडी वीजे लगवाए हैं या नहीं लगवाए हैं, या वो पैसे की बात तो नहीं कर रहा है बार बार हर बार। कहीं ना कहीं हमें भी अवेयर होने की जरूरत है। अदरवाइज वही बात होगी, आ बैल मुझे मार। जी बिल्कुल। मतलब अगर स्टूडेंट खुद नहीं सोचेगा ये चीजें तो कहीं ना कहीं तो लोग तो बैठे ठगने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें अवेयर होने की जरूरत है। जो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से प्रदीप जी हमें बता रहे हैं और बता रहे हैं कि वीजा हम ऐसे ही हम किसी के साथ धोखाधड़ी में ना आ जाए। अगर वीजा हमें लगवाना है तो अच्छे कंसल्टेंट के पास हमें जाना होगा। तो साथ साथ मैं आपको बता दूं दर्शकों, आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है जिसे आप देखकर हमें कॉल कर सकते हैं और प्रदीप जी से अपने वीजा संबंधी कोई भी परेशानी है उससे निजात पा सकते हैं। तो प्रदीप जी, हम दोबारा से उसी मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि जो एसएसएफ जो रूल आप बता रहे थे, एसएसवीएफ जो आप बता रहे थे, तो उस पर और किस तरह से आप प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, सारी की सारी चीजें वेबसाइट्स पे अपलोड हो रही है धीरे धीरे। तो इसमें देखना यही होगा कि सारे कॉलेज की कैटेगराइज की गई है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इसी हिसाब से पूरे वर्ल्ड को भी उन्होंने कैटेगराइज किया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो उस हिसाब से बच्चे को अपना टूल में डाल के अपने आप को देखना होगा कि कौन सा कॉलेज, हम किस कंट्री में है और किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से वो बच्चा असेस होगा, उस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन पता लगेगा। तो क्या हमें स्टडी में किस किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए? अगर हमें कनाडा का वीजा चाहिए या ऑस्ट्रेलिया का चाहिए तो हमें हर एक के साथ डॉक्यूमेंट्स की अलग अलग होते हैं, प्रेफर किया जाता है, तो उसके बारे में आप देखिए आज की डेट में एम्बेसी इतनी मतलब स्मार्ट है, वो देख रही है, रोज हजारों लाखों बच्चों को देखती है, तो वो देखना चाहती है जेन्युइन स्टूडेंट्स होना चाहिए। जेन्युइन स्टूडेंट्स का मतलब है स्टूडेंट्स की एजुकेशन सॉलिड होनी चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो उसमें रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आइल्स आपकी सॉलिड होनी चाहिए। 6 बैंड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है या 5.5 की रिक्वायरमेंट है, या डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज और पोस्ट टू पोस्ट और कंट्री टू कंट्री। जैसे अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, एक बच्चा +2 पास है तो 5.5 बैंड चाहिए, अगर ग्रेजुएट है तो 6 बैंड चाहिए। कनाडा में कोई कहीं भी बच्चा जाए जी मैं प्रदीप जी यहाँ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। जी क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम है कमलदीप सिंह। कमलदीप जी स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहते हैं आप? प्रश्न पूछिए। मैम मैं सर से पूछने जा रहा हूँ कि मैंने अप्लाई किया कनाडा के लिए, तो सर मैं अभी जीएससी अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, मेरा जीएससी अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, मेरे सारे डिटेल्स फिलअप कर रहा हूँ तो लेकिन मेरा जीएससी अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, मुझे मेल नहीं आ रही उनसे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए नोवा स्कोशिया बैंक एक दिन में अकाउंट ओपन हो जाता है और आईसीआई की बात करें तो आईसीआई में तकरीबन 2 या 3 दिन में अकाउंट ओपन हो जाता है। तो आप अपनी मेल से करेंगे, अदरवाइज जो कंसल्टेंट आपका कर रहा है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो आपने कंसल्टेंट की हेल्प ली है या नहीं ली है? मैम मैं हेल्प तो ली है, उन्होंने कहा है कि हो जाना चाहिए, लेकिन आजकल को टेक्निकल आ रहा है। ये बात सच है कि आप भी सर ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नोवा स्कोशिया की बात करें तो नोवा स्कोशिया एक दिन में सेम डे अकाउंट ओपन हो जाता है, ये झूठ है। आप एक बार मेरे से चंडीगढ़ ऑफिस में आके मिलिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे प्रोसेस चलेगा इसका। जी बिल्कुल। तो आपकी मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं सॉल्व होती नजर आ रही है। प्रदीप जी हमारे साथ एक्सपर्ट बने हुए हमारे स्टूडियो में, और आपको एक बार फिर से बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है जिसे आप देखकर हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से आप अपने वीजा संबंधी कोई भी परेशानी है उससे निजात पा सकते हैं। तो दोबारा से बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जिसमें एम्बेसी आज की डेट में स्टूडेंट्स की एजुकेशन बैकग्राउंड देखती है, आइल्स का स्कोर देखती है, अगर गैप है तो रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैंने आइल्स की बात बताई तो हर एक कंट्रीज का अलग है। जैसे न्यूजीलैंड में 12th पास बच्चा 5.5 बैंड चाहिए, ग्रेजुएट हो तो 6 और 6.5 बैंड चाहिए, ग्रेजुएट डिप्लोमा पीजी और मास्टर के हिसाब से। एक बच्चा कनाडा जाना चाहता है तो एसपीपी है वहां पे, उसमें 6 बैंड नो लेस देन 5.5 चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 12th बच्चे के लिए 5.5 बैंड, अगर डायरेक्ट बैचलर्स में जा रहे हैं तो 6 बैंड चाहिए, 5.5 पे भी एडमिशन हो जाएगा। अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी 6 बैंड पे भी मास्टर्स प्रोग्राम देती है। इसके अलावा आपका गैप के अलावा आपके पास फंड सॉलिड होने चाहिए। फंड सॉलिड मतलब जैसे हर एक कंट्रीज का अलग अलग, जैसे कनाडा में कोई फंड नहीं दिखाने, लेकिन न्यूजीलैंड में वही 6 मंथ या करंट फंड विद सोर्स। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 3 मंथ ओल्ड फंड चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है आपके पेरेंट्स का इनकम रेशियो। लाइक एम्बेसी देखना चाहती है कि भैया आपका जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। जी हम बैंक अभी हम पेरेंट्स के रेशियो की हम बात करेंगे, उनकी जो पेपर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी क्या नाम है सर आपका? मैम गुड इवनिंग, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। जी गुरप्रीत जी बोलिए।
मैम एक्चुअली मैंने ये पूछना था, मेरा 7 ओवरऑल स्कोर है इसमें। जी। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जी। और मेरे फंड्स वगैरह सब कुछ जेन्युइन है, लेकिन मेरा फिर भी 2 टाइम्स रिफ्यूजल लगा। किस कंट्री का सर? मेरे को सर कौन से कंट्री का रिफ्यूजल है सर आपका? सर कनाडा का ओके। लगा था। तो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था सर? सर मैंने सर कॉलेज में किया था, पहली टाइम किया था लैम्पटन कॉलेज में, ओके। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन IT। ओके। एक्चुअली मैंने एमटेक करी हुई इसी में। ओके। देखिए सबसे पहले तो जो आपका रिफ्यूजल है उसका एक रीजन ये, आपने SPP में फाइल लगाई थी, आपने यूनिवर्सिटी चेकलिस्ट में फाइल लगानी चाहिए थी। आपको अगेन मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाते तो ये ज्यादा बेटर होता, क्योंकि एम्बेसी ये देखती है कि भी आपने ऑलरेडी मास्टर कर रखी है और PG डिप्लोमा में क्यों जा रहे हो। सेकेंडली आपने ये मास्टर PG डिप्लोमा या मास्टर कब किया था आपने? जी, मेरे ख्याल से हमारे जो कॉलर है वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एनीवे बताना चाहूंगा फिर भी मैं कि अगर आप मास्टर्स में डालते तो ज्यादा बेटर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करिए तो शायद आपके चांसेस हाई रहेंगे, न कि PG डिप्लोमा में। जी प्रदीप जी, हम फिर उसी बात पर आते हैं कि हमारे पेरेंट्स के जो है वो पे रेशियो कितना होना जरूरी होता है। देखिए एम्बेसी क्या देखती है कि भाई एक बच्चे की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर तकरीबन, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो तकरीबन ये 25 लाख रुपए बन जाते हैं। एज पर द एम्बेसी 1 साल की ट्यूशन फीस होनी चाहिए, 1 साल की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर होना चाहिए। तो एम्बेसी देखना चाहती है कि जो पेरेंट्स है जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी इनकम रेशियो क्या है। इनकम रेशियो का मतलब ये यहाँ पे क्या है, अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर वो गवर्नमेंट जॉब पे है फॉर्म 16 ITR होनी चाहिए, बिजनेस करते हैं तो अगेन ITR होनी चाहिए, रेंटल इनकम है तब ITR होनी चाहिए। बट हमारे इंडिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि एज पर द स्टैटिक डाटा सिर्फ 3% लोग टैक्स देते हैं, कोई टैक्स नहीं देता। तो ITR अगर नहीं भरेंगे तो एम्बेसी को कैसे, आप बैंक में खड़े हो जाओ, बैंक में आपने लोन लेना है तो एम्बेसी सबसे कॉलेज बैंक सबसे पहले यही पूछता है कि भाई आप कितने की ITR भरते हो। अगर आप ITR भरते हो तो आपको मिल जाएगा लोन, चाहे वो पर्सनल लोन है या कार लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। तो वही चीज एम्बेसी देखती है कि आपके पास इनकम कितनी है। जी बिल्कुल, हम बैंक की अभी बात जारी रखेंगे कितना होना चाहिए रेशियो, लेकिन साथ ही साथ हमारे एक दर्शक और जुड़ चुके हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। जी अभिषेक जी बोलिए। अब मैं सर से जानना चाहता हूँ कि मैंने 2013 में नॉन मेडिकल से 12वीं की थी, अब मैं US जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? जी अभिषेक, पहली बात तो 3 साल क्या किया आपने, अभी तक क्या कर रहे थे? सर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, अब मैं दोबारा ये गलत बात है, आपने पढ़ाई छोड़ दी थी। एम्बेसी जो सबसे पहले यही देखती है कि भैया आपने जस्ट +2 पास किया है, 3 साल तक का आप गैप ले रहे हो, अब आप जाना की सोच रहे हो सकता है आपका काम, बट इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। आपने 3 ईयर का एम्बेसी को एक्सप्लेन करने का कि आपने क्या किया इसमें, और इंटरव्यू बेस्ड अगेन मैं बोलना चाहूंगा, एक तो आप आइल्स कर लो, आइल्स या टफल कर लो, साथ साथ में सेट का टेस्ट दे दो और 3-4 यूनिवर्सिटीज में साइमल्टेनियसली अप्लाई करो तो वीजा चांसेस हाई रहेंगे। कीप इन माइंड आपका आइल्स में स्कोर अच्छे के साथ साथ आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, और क्योंकि यहाँ से 10 में से 2 या 3 बच्चों को वीजा मिलता है USA में, इंटरव्यू बेस्ड है, तो प्लीज एक तो अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना होगा, आइल्स में अच्छा स्कोर लेना होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास फंडिंग सॉलिड होनी चाहिए। एम्बेसी आपसे पूछेगी आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं, और इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है और 3-4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। जी हमारा जो इंग्लिश स्पोकन है वो फ्रीक्वेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये तो बेसिक सी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो एजुकेशन है वो भी कहीं ना कहीं मायने रखती है कि अगर वो हमारी रेगुलर रहती है तो हमारे दर्शकों के लिए काफी सारे जो आप जवाब सवाल हैं वो यहीं से आंसर्स निकल कर आ रहे हैं। हमें शायद उनके कॉलर से, अगर वो कॉलर कॉल कर रहे हैं अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हम जवाब दे पा रहे हैं। तो अब हम उसी बात पर आते हैं जो हमारी बैंक की बात हो रही थी, तो उसमें आप रेशियो की बात कर रहे थे कि हम अगर लोन वगैरह ले लेते हैं तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे कि एम्बेसी जो देखती है कि भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, सेल्फ हो सकता है। हाँ जी कोई कॉलर है? जी जी बिल्कुल, क्या नाम है सर आपका? कुलदीप सिंह है। हाँ जी कुलदीप जी बोलिए। हाँ जी मैडम, बेटा है मेरा अपना साहिल प्रीत है, तो उसका BTech का भी कर रहा है, उसको फाइनल होने हैं एग्जाम जी, तो वांट टू गो टू कनाडा जी, तो उसको अभी वेट करना चाहिए रिजल्ट का या अप्लाई कर देना चाहिए? देखिए सर, पहली बात ऐसा मत करना कि काफी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बीच में छोड़ के आगे की सोच लेते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात हो जाती है। उसकी BTech कंप्लीट कराओ, साथ साथ में उसकी इंग्लिश पे वर्क करो, साथ साथ में उसकी IELTS पे वर्क करो। उसको BTech कंप्लीट होने के बाद आगे PG डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या मास्टर्स में अप्लाई करिए, तभी वीजा आएगा, बीच में नहीं छोड़ना किसी भी कोस्ट पे। जी
तो ये थे हमारे साथ कुलदीप जी। और एक बार आपको फिर से बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप बालियान जी, जो कि वेस्टर्न ओवरसीज से हैं और लगातार आपके वीज़ा संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आप कॉल करते रहिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं बार बार। जी प्रदीप जी, हम आते हैं वही बैंक की वाली बात पे। जी, तो मतलब जो हमारे एम्बेसी देखना चाहती है, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनकी रीपे कैपेसिटी क्या है, उनकी एनुअल इनकम क्या है। वो एनुअल इनकम पता लगती है तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट से, फॉर्म 16 या ITR से। अगर हम 3 लाख रुपए तक एग्जाम्पशन होती है, 3 लाख रुपए दिखाएंगे, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं, इनकम हमें बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन हम टैक्स छिपा रहे हैं, हम दे नहीं रहे हैं, और ऊपर से ITR अच्छी सॉलिड तरीके से नहीं भर रहे हैं, तो वीजा नहीं देगी एम्बेसी। कहेगी 25 लाख रुपए सालाना खर्चा है, कमाइए 3 लाख रुपए साल का, तो कैसे होगा। तो जो खर्चा होना उस हिसाब से उसकी रेशियो में उसकी ITR या तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसके अलावा रिसर्च, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। एक स्टूडेंट्स का हैंड रिटन SOP आती है जिसमें ये चीजें लिखी होती है कि वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई कनाडा, वाई न्यूजीलैंड, जो भी है। सेम कोर्स इंडिया में अवेलेबल है तो बाहर से क्यों करना चाहता है। अच्छा, ये कोर्स कम पैसों में 5 लाख में भी कर सकता है, तो ये 20 लाख रुपए क्यों खर्च रहे हैं। जी बिल्कुल, हम वाई और वॉट वाली चीजों पर हम रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका। मेरा नाम दानिश है। जी दानिश जी, पूछिए सवाल अपना। मैंने ना प्रदीप सर से ये पूछना था कि मैंने इसी साल अभी +2 की कॉमर्स स्ट्रीम में। ओके, और मेरे ओवरऑल परसेंटेज है 73। गुड जी। और सर मैंने ना ये बताना था कि मेरे ना बिजनेस में 56% रह गए, जो कि बिजनेस में कितने हैं? कम लग रहे हैं। बिजनेस में 56% है सर। 56। हाँ जी सर। अरे आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप डेंजर जोन से ऊपर है, नो प्रॉब्लम। आपके 50% नो लेस देन 50 हो तो ज्यादा बेटर थे। आपके तो 63 है और इसमें से क्या नाम है 56 समथिंग आप बिजनेस में बता रहे हो, नो प्रॉब्लम। गो हेड, आप आयल्स करिए और अपना अप्लाई करिए, आपका वीजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि 100% आएगा, बट चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके बिजनेस में 56 है, बिलो 50 नहीं है। अगर आपके किसी मेजर सब्जेक्ट्स में बिलो 50 होते तो हम सोच सकते हैं कि रिजेक्शन आएगा। इसमें वीजा के चांसेस है, नो प्रॉब्लम, आप डोंट वरी अबाउट इट। आप कंटिन्यू अपनी आयल्स करिए और अच्छे कॉलेज में और अच्छे कोर्स में एडमिशन लीजिए। यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप पहली बात तो एक सिंपल बिजनेस डिप्लोमा में जा सकते हो, या फिर आप ये देखिए जिस सब्जेक्ट्स में आपकी सबसे ज्यादा है, सपोज करो आपके अकाउंट्स में ज्यादा है तो स्पेशलाइजेशन लेइए कि डिप्लोमा इन अकाउंटिंग। और इस हिसाब से अगर किसी स्पेशलाइज कोर्स में जाओगे तो आपके वीजा चांसेस विल बी मोर हाई। जी, तो प्रदीप बालियान जी, हम दोबारा से उस बात पर आते हैं कि आपने 4 चीजें आप बताई थी, व्हाट, वाई एंड मतलब एम्बेसी जानना चाहती है, स्टूडेंट की एक सेल्फ डिक्लेरेशन होती है कि भाई USA ही क्यों, ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, न्यूजीलैंड ही क्यों, जो भी पर्टिकुलर कंट्री है। सेम कोर्स इंडिया में भी तो भैया, फिर यहाँ से क्यों नहीं कर रहा। ओके, कोर्स कंप्लीट करने के बाद किस चीज की मतलब इसका आउटकम क्या होगा, किस टाइप की जॉब मिलेगी। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है क्या कि वो फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, लेकिन वो रिसर्च नहीं करते हैं। वो आयल्स भी कर रहे हैं, लेकिन वो देखो जब बच्चा आयल्स करना शुरू कर देता है तो बिल्कुल, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जी क्या नाम है आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। फ्रॉम दिल्ली। ओके, दिल्ली से आप। मैम दिस इज रिगार्डिंग माय सन to 12th and he is just एक मिनट सर, आप पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका। My name is Vinay ma'am. विनय जी। And I'm calling from Delhi. ओके, यस, प्रश्न पूछिए अपना। My son is waiting for his 12th result. जी। And he's from commerce stream. ओके ओके। And recently he has given PTE. क्या बोला आपने। And he has given exams of PTE. PT। Yeah. ओके And he has got 57 in that. ओके, तो वेयर यू वांट टू गो, कहाँ जाना चाहता है। He want to go to Australia. ऑस्ट्रेलिया, नो प्रॉब्लम सर, उसका बैचलर्स में भी हो जाएगा, एडवांस डिप्लोमा में भी हो जाएगा। यहाँ पे बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट भी ले सकता है, बैचलर इन अकाउंटिंग भी ले सकता है, बैचलर इन फाइनेंस भी ले सकता है। Sir, my question, what I want to ask you is that he has got a conditional letter from Victoria University. Okay. And university says that he needs to have 58 points in PTE. But he is having 57. तो उसको एलिकोस लगेगा सर, नो प्रॉब्लम, एलिकोस के साथ जा सकता है।
जी, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है प्रदीप जी सर हमारे अगर स्कोर कम है, ऑस्ट्रेलिया में होता क्या है कि रिक्वायरमेंट जो होती जी। है, अगर रिक्वायरमेंट से कम अगर बच्चे का स्कोर आता है IELTS या PT में, तो बिल्कुल। विद दिल्ली कोर्स जा सकता है। उसको इंग्लिश कोर्स करना पड़ेगा, इंग्लिश कोर्स के बाद उसका मेजर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल आई थिंक सो आपको मेरे क्वेश्चन का, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली से विनय जी। लेकिन हम साथ साथ प्रदीप जी उसी प्रश्न पर आते हैं कि आपने बोला था कि एम्बेसी को जो है हमें सेटिस्फाइड करना पड़ता है, व्हाट वाई, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जी। वो हमें क्लियर करने जरूरत है, अदरवाइज हमें वीजा इतनी इजीली नहीं मिलता है। जी, हम उसी बात पर आते हैं। मतलब हाँ, स्टूडेंट्स जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स अगर जेन्युइन है, स्टूडेंट्स ने रिसर्च कर रखा है, तो उसमें यही पूछना चाहते हैं कि वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस प्रोग्राम, सेम कोर्स इज इन इंडिया देन वाई ऑस्ट्रेलिया, इतने कम, यहाँ इतना कम कोर्स है तो इतने मतलब इतने कम फीस है तो ज्यादा फीस में क्यों जाना चाहता है, बिल्कुल। इस कोर्स की आउटकम क्या होगी, किस टाइप की जॉब मिलेगी, अगर ये सब चीजें पता है बच्चे को तो वीजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो एक्सपर्ट थे, वीज़ा एक्सपर्ट थे, उनसे आप जितनी भी आपकी वीज़ा संबंधी जो आपकी परेशानियां थी, प्रॉब्लम्स थी, वो ज़रूर सॉल्व हो गई होंगी। और इसके बाद भी आप हमें जो समय है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम अपनी जो कॉल्स हैं उनको अटेंड कर पाए। तो मेरा एक मैसेज है, मैं देना चाहता बिल्कुल हूं, बिल्कुल please। श्योर सर जी। देखिए दोस्तों, अगर आपको IELTS को लेके प्रॉब्लम है तो मैं ये इवेंट्स कर रहा हूं जो कि 25, 26 और 27 को, 25 को अम्बाला सिटी, 26 को करनाल और 27 को चंडीगढ़ में। एक गुड न्यूज और है, अगर आपने USA जाना है तो 30 तारीख को मैं एक USA एजुकेशन सेमिनार लेके आ रहा हूं जो कि सेक्टर 22C होटल अरोमा में लगने जा रहा है, जिसमें 10-12 यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अगर आपको USA को लेके भी कोई इंक्वायरीज है या आप एडमिशन, ऑन स्पॉट एडमिशन लेना चाहते हैं तो 30 तारीख को सेक्टर 22C में होटल अरोमा जो कि रेड लाइट के ऊपर है, आप आ सकते हैं। वहां पे आप मेरे से, मेरे स्टाफ से और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते तो हैं। प्रदीप बालन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया you. हमारे जितने भी जो दर्शक थे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, आप निराश ना होएं, अगर किसी का कॉल अटेंड इस प्रोग्राम में नहीं हो पाया तो आप हमारे इस प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।